वेलकम बैक। मेयर होल्ट लेक्चर सीरीज 4 में आपका स्वागत है। पिछली 2 कक्षा में 3 कक्षा में हमने मेयर होल्ट के लाइफ के बारे में जाना और उनके कृतित्व को जाना। उनके लेखन शैली पर भी हमने पिछली चरण में चर्चा किया और लेखन शैली के आधार पर उनके जो अवधारणाएं हैं जिसे मेयर होल्ट ने प्रतिपादित किया है, उन अवधारणाओं को भी समझने का प्रयास किया। उन अवधारणाओं में से कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास किया और उसी में से आगे बढ़ते हुए क्रमशः आज हम रिदम एंड म्यूजिक जो उनकी अवधारणा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिदम एंड म्यूजिक, द मास्क एंड ग्रोटेस्क, 3 अवधारणाओं को हम क्रमशः समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। मेयर होल्ट लय और संगीत को, रिदम एंड म्यूजिक को अपने कामों में, अपने प्रयोग में एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। एक हद तक उनका जो म्यूजिक को लेकर के जो रवैया था उसको वो सिनेमा के बड़े नजदीक था। उसको अगर समझने की कोशिश किया जाए कि एक सिनेमा आप देख रहे हैं और वो बिना साउंड ट्रैक का है, आप इसकी कल्पना कीजिए, कैसा लगेगा? आपको अजीब सा लगेगा जैसे इसमें वातावरण या टेंशन या मूड आदि कहीं कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, कुछ गायब है, कुछ खोया हुआ है, कुछ अधूरा सा है। तो ये सिनेमा में जो स्कोर या साउंड ट्रैक होता है, एक अच्छा स्कोर जो होता है सिनेमा में, सिनेमा के एक्शन के साथ मिलकर वातावरण निर्माण करने का काम करता है, दर्शक तक इमोशन को पहुंचाने में मदद करता है। इन्हीं कारणों से मेयर होल्ट म्यूजिक को, संगीत को एक बुनियादी टूल, एक बुनियादी औजार के रूप में मानते हैं निर्देशक के लिए। वो कहते हैं कि निर्देशक के शस्त्रागार में, उसके भंडार में म्यूजिक एंड रिदम एक टूल, ये एक बेसिक टूल है जो होना ही चाहिए उसके पास, उसके काम करने के तकनीक में वो होना ही चाहिए। लेकिन मेयर होल्ट सिनेमा से भिन्न नाटक में संगीत के प्रयोग की बात करते हैं। वह कहते हैं कि रंगमंच में अभिनेता और संगीत एक ही समय उस स्पेस में उतरता है, लाइव, जीवंत। जो स्पेस मंच का स्पेस है उसमें एक ही साथ अभिनेता और संगीत दोनों उभरता है, उतरता है और स्थान ग्रहण करता है। जीवंत साक्षात्कार होता है अभिनेता और संगीत का, दोनों का आमना सामना सीधा सीधा होता है। मेयर होल्ट इस सीधे साक्षात्कार या सीधे संबंध को उपयोग में लाने के लिए उत्सुक रहते थे। वे इसी सीधे संबंध के प्रयोग अपने अभिनेता के प्रशिक्षण और प्रदर्शन दोनों में करते थे। इसके प्रयोग पर वो बल देते थे। और आप समझ सकते हैं कि यह करते हुए मेयर होल्ट एक बार फिर से नेचुरलिस्टिक थिएटर से दूर चले जाते हैं। फिर से वो नेचुरलिस्टिक थिएटर से दूरी बना लेते हैं। वे इसके लिए पॉपुलर थिएटर, लोकप्रिय रंगमंच का उदाहरण देते हैं, जैसे कोई मेलोड्रामा या कोई सर्कस या कोई पेंटोमाइम। इसमें संगीत का जिस तरह से प्रयोग होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में वो कहते हैं कि इन शैलियों में संगीत निरंतर उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट की भूमिका में होता है। वो उत्प्रेरणा देता है जो निरंतर एक्शन को, कार्य व्यापार को उत्प्रेरित करता है। एक्टर के एक्शन को, कार्य व्यापार को उत्प्रेरित करता है
और उस उत्प्रेरक का काम करता है वो रिदम, वो म्यूजिक। यह स्वयं में शैली का हिस्सा है, शैली का हिस्सा है वह स्वयं में, न कि ऊपर से एक पेंद की तरह, एक चिप्पी की तरह लगाया गया या एक अलग से लेयर बना करके लगाया गया हो, ऐसा नहीं है। वो पूरे के पूरे शैली का एक हिस्सा है, वो संगीत, वो रिदम। तो इस प्रकार से मेयरहोल्ड के प्रशिक्षण में जो संगीत का प्रयोग है, आइए उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करें और समझने की कोशिश करें। दरअसल मेयरहोल्ड कहते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है, अभिनेता को क्यों प्रशिक्षित होना चाहिए? इसलिए कि अभिनेता में वह आवश्यक कौशल हो जिसका प्रयोग निर्देशक के अनुरूप वह प्रस्तुति प्रक्रिया में कर सके। वह कौशल तो होनी चाहिए कि जिसका प्रयोग जैसा डायरेक्टर चाहता है, जैसा निर्देशक चाहता है, उसके हिसाब से वह प्रस्तुति की जो प्रक्रिया है, प्रस्तुति की जो रचना हो रही है, प्रस्तुति जो हो रही है, उसमें कर सके। तो इसलिए अभिनेता को निश्चित तौर पर प्रशिक्षित होना चाहिए, ऐसा मेयरहोल्ड मानते हैं। और मेयरहोल्ड कहते हैं कि एक बार अभिनेता रिदम को समझ ले तो वह संवाद बोल सकता है, और निर्देशक जैसा चाहता है वैसा संवाद बोल सकता है, लेकिन उसे रिदम समझना होगा। मेयरहोल्ड के प्रशिक्षण में रिदम 3 हिस्से में बांट करके देखा गया है, 3 हिस्से में प्रयोग किया गया है रिदम का। तो पहला हिस्सा जो है उसको कहते हैं ओटकाज, OTKAZ, ओटकाज। ये रसियन शब्द है। दूसरा है पोलिस, पोसिल, POSIL, पोसिल, ये दूसरा शब्द है, दूसरा हिस्सा है रिदम का। और तीसरा है टोक्का, TOCHKA, टोक्का। इस 3 शब्द को हम जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये किसी भी रिदम का 3 हिस्सा है, पहला ओटकाज, दूसरा पोसिल और तीसरा टोक्का। तो ये ओटकाज क्या है? ओटकाज एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ है रिफ्यूजल, इनकार करना। दरअसल ये ओटकाज का जो प्रयोग जो हुआ है रिदम के लिए, रिदम के 3 हिस्से में से पहला हिस्सा के रूप में किया गया है। तो इसका अर्थ है कि किसी भी एक्शन को करने से पहले अभिनेता की तैयारी, कोई भी एक्शन करना है उसके पहले अभिनेता जो तैयारी करता है, दैट इज कॉल्ड ओटकाज, उसे ओटकाज कहते हैं। और जैसे कूदने से पहले हम थोड़ा बैठते हैं फिर कूदते हैं, या किसी चीज को फेंकने से पहले हम खुद को पीछे करते हैं फिर फेंकते हैं, तो ये पीछे करना जो है, ये बैठना जो है कूदने से पहले, दैट इज ओटकाज, इसको ओटकाज कहते हैं। ओटकाज मतलब किसी भी एक्शन को शुरू करने से पहले की जो पूर्व की जो तैयारी है वो ओटकाज है। तो ये रिदम का पहला हिस्सा है। दूसरा पोसिल, टू सेंड, ये अपने आप में एक वर्ब है, जो मतलब रसियन शब्द पोसिल का अर्थ है टू सेंड, मतलब स्वयं में वह एक्शन जो होना है, इसे कई बार रियलाइजेशन भी कहते हैं, वही वह मुख्य क्रिया है जिसको घटित होना है, जैसे कूदना, जैसे फेंकना, यह जो मुख्य क्रिया है ये पोसिल है, ये बीच का हिस्सा है। तो पहला ओटकाज हुआ कि उस मुख्य क्रिया को करने से पहले की जो तैयारी है, फेंकने से पहले जो हम पीछे झुकते हैं ये ओटकाज, फिर फेंकते हैं ये पोसिल, और इस फेंक देने के बाद इस सर्किल का जो पूरा होना है, इस साइकिल का जो पूरा होना है वो कहलाता है टोक्का। अब फेंक दिए और समाप्त हो गया तो ये टोक्का। अब यहां से एक नई क्रिया शुरू होगी, तो
तो दैट इज कॉल्ड टोक्का। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिदम के 3 हिस्से हैं और वो 3 हिस्से क्या क्या हैं। अब मेयरहोल्ड कहते हैं कि रिदम की जरूरी समझ, अभिनेता के लिए रिदम क्यों जरूरी है, इस पर थोड़ी सी वो चर्चा करते हैं। कहते हैं कि अभिनेता जो भी मंच पर करता है उसे यह रिदम जो है एक फॉर्म, एक शैली, एक रूप और एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रदान करता है। यह जो रिदम है यह उसे एक रूप प्रदान, एक शैली, एक फॉर्म देता है, एक स्ट्रक्चर देता है। तो इसलिए रिदम को जानना, समझना अभिनेता के लिए जरूरी है। दूसरा, जो भी आप लयात्मक कार्य मंच पर प्रस्तुत करना चाहते हैं उसे स्पष्ट बनाता है, उसे क्लियर रखता है, उसमें किसी भी तरह की वो वेगनेस नहीं होता है, स्पष्टता होती है। अब ये आपको ये 3 हिस्से में बंटने की वजह से ये एक सीमा रेखा तो है, लेकिन इस सीमा रेखा के भीतर एक अनंत स्वतंत्रताएं भी देता है और साथ ही आप जो स्वच्छंद होने के साथ साथ उच्छृंखल जो होते हैं उसको रोकता है। मूवमेंट रिदम में स्वच्छंदता के साथ साथ उच्छृंखल होने का जो डर है उसे रोकने के लिए ये सीमा रेखा भी एक बनाता है, एक फ्रेम भी बनाता है। ऐसी भाषा का विकास करता है जिसके माध्यम से अभिनेता समूह आपस में और निर्देशक से बात कर पाता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करता है जिसके माध्यम से एक्टर ग्रुप आपस में एक दूसरे से, एक्टर और एक्टर ग्रुप के बाहर निकल करके डायरेक्टर के साथ भी वो बात कर पाता है। वो भाषा, वो रिदम के थ्रू ही वो बातें, वो लैंग्वेज डेवलप हो जाती है, वो बातें हो पाती है। और यह शुरुआत से ही आपको संगीतात्मक रूप में सोचने के योग्य बनाता है। आप जैसे ही काम करने शुरू करेंगे उससे पहले शुरू से ही आपके भीतर जो है ये संगीतात्मक रूप से आप कैसे सोचें, इसके लिए वो आपको योग्य, आपको एबल बनाना शुरू कर देता है। तो ये रिदम के कुछ जरूरी, इसलिए इन बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि रिदम अभिनेता के लिए क्यों जरूरी है। अब हमने जो उत्काज, पोसिल और टोक्का किया है इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की तरह समझें। पहले किसी एक्शन का चयन करना है प्रदर्शन के लिए। मान लीजिए कि ग्लास उठाना, यह भी हो सकता है। अब इस एक्शन को 3 हिस्से में बांटिए। पहला, उत्काज में खुद को ग्लास उठाने के लिए तैयार करना है, तो ग्लास उठाने के लिए तैयार करना है। फिर ग्लास को उठाना है, उठाइए और फिर ग्लास को रख दीजिए। तो ये 3 हिस्सा हुआ। पहला, जब उठाने के लिए खुद को तैयार करना है, ग्लास उठाने के लिए, दैट इज उत्काज। ग्लास को उठाया, दैट इज पोसिल। और फिर ग्लास को रख दिया, इसको बोलेंगे टोक्का। अब एक बार फिर से कीजिए। इस बार उत्काज के लिए बोलिए एंड, और 1 2 एंड 1 2। उत्काज के लिए हम बोले एंड 1 2। इस तरह से हमने ग्लास उठाया और रखा। अब सभी को अलग अलग और बढ़ा चढ़ा करके अतिरंजना के साथ कीजिए।
थोड़ा और अतिरंजना के साथ कर सकते हैं, आप जैसा भी करना चाहें। ये और काज के लिए हुआ। फिर इसी तरह से हम 1 2 2 कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जो भी समझ के हिसाब से आप करें। अब इसे फिर साधारण रूप में करने की चेष्टा कीजिए। अब किसी को बोलिए कि वो आपके साथ ही है, आपके इस एक्शन को देखे। जब आपने इतना कर लिया तो किसी को बोलिए कि आपके इस एक्शन को देखे और हर एक पार्ट के लिए अलग अलग रिदम बताए और उस रिदम को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अब किसी और के साथ मिलकर इसी एक्शन को कीजिए। हूबहू भी कर सकते हैं या थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके भी कर सकते हैं। फिर से करने की देखिए। तो पीछे जो 5 बिंदु बताए गए हैं, जो रिदम के लिए जरूरी बिंदु, 5 बिंदु जो अभिनेता के लिए रिदम क्यों जरूरी है, इस पर जो हमने 5 बिंदु पीछे चर्चा की है। अब जो आपने ये किया, ग्लास उठाने की क्रिया को 3 हिस्से में बांट करके, तो आप उसको अपने उस अनुभव के साथ जोड़ करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि रिदम किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है किसी अभिनेता के लिए। मेयरहोल्ड चाहते हैं कि उनका अभिनेता अभिनेत्री जो है म्यूजिकलिटी के कॉन्सेप्ट को, संगीतात्मकता की अवधारणा को साकार कर सके, उसे अपने देह के साथ प्रस्तुत कर सके। जबकि वास्तव में वहां कोई संगीत नहीं बज रहा हो, तब भी ये नहीं कि वो म्यूजिकलिटी के लिए वहां संगीत बजने की जरूरत ही है, ये जरूरी नहीं है। नहीं बज रहा है तब भी वो म्यूजिकलिटी को अपने शरीर में धारण कर सके, उसे साकार कर सके वो अभिनेता अभिनेत्री। वे चाहते थे कि उनका अभिनेता म्यूजिकल कंपोजिशन के शैली में, उसके तरीके से अभिनय करे, खुद को बहाव देने के लिए, खुद को फ्लो में बह जाने के देने के लिए, कंट्रास्ट देने के लिए और अपना एक फॉर्म बनाने के लिए, एक फॉर्म डेवलप करने के लिए, एक कलर देने के लिए, प्रत्येक चीज करने के लिए उसे एक रिदम में बांध करके करने की जरूरत, वो उसकी वो चर्चा करते हैं, वो उसकी जरूरत महसूस करते हैं। तो इस तरह से मेयरहोल्ड म्यूजिकलिटी एंड रिदम को अपने ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते रहे और उन्होंने अपना लेख लिखा था, उसमें इस पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा उसके आगे की जो बिंदु है जिस पर उन्होंने बहुत चर्चा स्पष्ट रूप से की है, वो है द मास्क, मुखौटा जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। और ये महत्वपूर्ण उनका एक प्रोडक्शन था, द फायर ग्राउंड बूथ, 1906 में किया था उन्होंने। और इसी को लेकर के उन्होंने द फायर ग्राउंड बूथ के को लेकर के उन्होंने एक महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा था, द फायर ग्राउंड बूथ के नाम से, जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने मास्क की आवश्यकता पर बल दिया था। वे कहते हैं कि मास्क कमाल की चीज है, वो एक साथ आपको छुपाता भी है और आपको प्रकट भी करता है। ये दोनों काम एक साथ मास्क करता है। यहां बहुत स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि मेयरहोल्ड जिस मास्क की बात करते हैं उसका अर्थ सिर्फ वो कागज या चमड़े या लकड़ी से बने हुए मास्क की बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मास्क किसी भी तरह, मेकअप से भी हो सकता है मास्क, हेयर स्टाइल कुछ ऐसा बनाया उससे भी मास्क डेवलप हो सकता है, या फिर वो कहते हैं कि हेयर स्टाइल और मेकअप ना भी हो तो चेहरे के भाव कुछ इस तरह से हमने बना करके रखे तो वो भी मास्क का काम कर सकता है। तो इस तरह से वो मास्क को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि मास्क की क्या भूमिका होती है, इसको समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करें तो कहते हैं कि मास्क जो है दर्शक के कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा, मास्क अभिनेता और चरित्र के बीच एक दूरी बनाता है। तीसरा, मास्क बदला जा सकता है
या उसे रूपांतरित किया जा सकता है। चौथा, मास्क एक ही चरित्र के अलग अलग दृष्टिकोण को, एक ही चरित्र को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दिखा सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। तो ये मास्क इस तरह से, और अभिनेता के दृष्टि में, अभिनेता की ट्रेनिंग के लिए, अभिनेता के अभिनय के लिए मास्क किस तरह से महत्वपूर्ण और सहयोगी हो सकता है, इस पर चर्चा करते हुए मेयर होल्ट कहते हैं कि मास्क जो है एक्टर को स्पॉन्टेनियस बनाता है, स्वस्फूर्त बनाता है। आप मान लीजिए कि आप अपना चेहरा ढक लीजिए और फिर किसी चीज को आपको प्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे आप? अभिनेता की अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, वो कैसे अभिव्यक्त करेगा चीजों को, उसके लिए वो बढ़ाता है, रेंज को, उसकी उन्मुक्तता को बढ़ा देता है, और आपकी स्वस्फूर्तता भी उसके साथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसके अलावा किसी चरित्र के निर्माण के लिए मास्क शारीरिक गतिविधि, शारीरिक सुगमता, उसकी क्षमता को बढ़ाने की मांग करता है। जैसे कि आपका चेहरा ढका हुआ है और आप रो रहे हैं, मास्क आपने ऊपर से लगा रखा है कोई चीज का, और आप रो रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए आप चेहरे पर तो निर्भर नहीं रहेंगे, आपके पूरे शरीर से आपको रोना पड़ेगा। आप पूरे शरीर से रोने का वो अभिनय करेंगे। तो ये जो है ना, आपकी शारीरिक गतिविधि, ये शारीरिक सुगमता या उसकी क्षमता जो है चरित्र निर्माण की, इसको मास्क बढ़ाता है अभिनेता के लिए। फिर मास्क बहुत स्पष्ट भाव भंगिमा और हाव भाव का मांग करता है। आपका जेस्चर जो होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए, वो बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए, इसकी मांग करता है। तो इस तरह से अभिनेता की ट्रेनिंग में, उसके अभिनय में मास्क की क्या भूमिका है, और निर्देशक के लिए भी मास्क और दर्शक के लिए भी मास्क किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा की गई। और उसके बाद मेयर होल्ट की जो अगली अवधारणा है, जो वो है ग्रोटेस्क, द ग्रोटेस्क, विलक्षणता, विद्रूपता, ये ग्रोटेस्क है। दरअसल मेयर होल्ट किसी भी पूर्वानुमेयता अर्थात प्रीडिक्टिबिलिटी, किसी भी चीज का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए, इस चीज को नापसंद करते थे। वो बिल्कुल ही उसे पसंद नहीं, और खासतौर पर रंगमंच में तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सके, ऐसी किसी भी चीज को वो पसंद नहीं करते थे। कहते हैं कि रंगमंच में ये पूर्वानुमेयता जो है, पूर्वानुमेयता या प्रिडिक्टिबिलिटी जो है, ये कंफर्ट को जन्म देता है, एक सहजता, एक सुगमता को जन्म देता है, एक इस तरह की कंफर्ट स्थिति, आरामदायक स्थिति को जन्म देता है। और यह आरामदायक स्थिति धीरे धीरे ऊब को, बोर को जन्म दे, बोरिंग होने की स्थिति को जन्म देता है। तो ये धीरे धीरे ऊब में बदल जाता है, ये कंफर्ट जो है ना, धीरे धीरे ऊब में बदल जाता है। अब आप एक था राजा, एक थी रानी, तो दर्शक ऐसे हो जाएगा, हाँ इसके बाद तो आएगा कि उसकी बेटी फूल कुमारी, इस तरह की बात आएगी। तो ये धीरे धीरे उसके भीतर ऊब पैदा कर देगा, और वो नाटक देखने में, रंगमंच देखने में उसका इंटरेस्ट लूज होना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि यह जो स्थिति है, ये कंफर्ट और ऊब जो है, ये किसी नाट्य निर्देशक के लिए मौत को चुंबन करने लायक वाली दशा है। किस ऑफ डेथ फॉर द थिएटर डायरेक्टर, किस ऑफ डेथ फॉर थिएटर डायरेक्टर। ये तो इसलिए इस कारण से मेयर होल्ट जो है ग्रोटेस्क अर्थात विलक्षणता को चुनते हैं। वो आश्चर्य पैदा करने की विधा को चुनते हैं, वो विद्रूपता को चुनते हैं, ताकि आप कंफर्ट जोन में ना जा सके। इसके संबंध में मेयर होल्ट कहते हैं कि ग्रोटेस्क जो है वह कुछ रहस्यात्मक नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मिस्टीरियस चीज है, ऐसा नहीं। वो एक साधारण सा थिएट्रिकल स्टाइल है
जो स्पष्ट रूप से विरोधाभास के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जो समझ के स्तर पर लगातार दर्शक के भीतर बदलाव पैदा करता रहता है। वो समझ के स्तर पर दर्शक को एक जगह ठहरने नहीं देता है। वो जो विषमता, वो कंट्रास्ट, जो जिस विरोधाभास के साथ वो प्रस्तुत किया जाता है, वो समझ के स्तर पर दर्शक को आंदोलित रखता है, उसे किसी एक जगह स्थिर नहीं रहने देता, उसमें जो बदलाव पैदा करता रहता है। यह स्टाइल जो प्रेजेंटेशन का है, दैट इज ग्रोटेस्क। थोड़ा सा और क्लियर करते हुए कहते हैं कि तब जब प्रिडिक्टिबिलिटी जो है, जो पूर्वानुमेयता है, यह कंफर्ट जोन को जन्म देती है, तो ग्रोटेस्क इसके विपरीत डिस्कंफर्ट जोन को जन्म देती है। वहां दर्शक ऐसे पीछे कुर्सी टेक लगा करके नहीं बैठ सकता, वो हमेशा उसको कुछ नया घटित होगा, क्या घटित होगा, इसके लिए वो हमेशा उत्प्रेरित करते रहता है, उस तरह से उसको बेचैन रखता है। क्योंकि ये जो ग्रोटेस्क है, ये हमेशा विषम का मिश्रण होता है, कंट्रास्ट का मिश्रण होता है। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक साथ, जीवन और मृत्यु एक साथ आमने सामने होगा, सुंदरता और कुरूपता एक साथ आमने सामने होगा। तो ये जो ग्रोटेस्क, इससे जो उत्पन्न होगा वो ग्रोटेस्क होगा। ये अपने आप में विषमताओं का फेस्टिवल, उत्सव है ग्रोटेस्क। हमारी समझ को, अवबोधन को हमेशा चुनौती देते रहता है ग्रोटेस्क। हमें लगता है कि हमने इस बात को समझ लिया, लेकिन नहीं, अगले ही पल वो आपको चुनौती देता है कि नहीं, आपने इस बात को नहीं समझा है, अभी और आपको सोचने की जरूरत है, और आपको समझने की जरूरत है। तो हमारी जो अवबोधन है, जो हमारी समझ है, उसको लगातार चुनौती देते रहता है। यह बहुत ही सैटारिकल, व्यंग्यात्मक होता है, और नटखट और चुलबुला भी होता है, शरारती होता है। इसे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, और इसमें थोड़ी सी क्रूरता भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगी, सो बात नहीं। या किसी नेचुरल चीज को खींचकर अननेचुरल बना देता है, स्टाइलाइज्ड कर देता है। तो इस तरह से ग्रोटेस्क यह फैंटेसी, पराकल्पना, रहस्यात्मकता को प्रकट करता है, और इसमें लगातार बदलाव होते रहता है। यह लगातार रूपांतरित करते रहता है, किसको, किसी भी वस्तु को, किसी भी चित्र को, किसी भी लैंडस्केप को और वातावरण को हमेशा बदलते रहता है। तो यह ग्रोटेस्क है, और इसका प्रयोग मंच पर वो अपने नाटक में, ब्लॉक के नाटक में करते हैं, मेयर होल्ड। और ग्रोटेस्क के प्रयोग पर वो अपने बायोमैकेनिक्स में बल देते हैं। तो इस तरह से हमने अभी पिछले 4 कक्षा, इस कक्षा को लेकर के पिछले 4 कक्षा में मेयर होल्ड के जीवन के बारे में, उनके रचनात्मक पहलुओं के बारे में जाना, साथ ही उनके लेखन को समझा, और इसके सैद्धांतिक प्रणालियों को, जो अवधारणाएं उन्होंने दी है, सिद्धांत की जो प्रणाली जो उन्होंने निर्मित करने का प्रयास किया है, उसको निम्न बिंदुओं से जाना है। पहला तो नेचुरलिज्म, जिसमें हमने ये जाना समझा कि नेचुरलिज्म में मेयर होल्ड क्या पसंद नहीं करते हैं, क्यों नेचुरलिज्म को वो लाइक नहीं करते हैं, नहीं पसंद करने के पीछे का क्या कारण है। फिर स्टाइलाइजेशन, वो स्टाइलाइजेशन किसे कहते हैं, स्टाइलाइजेशन का क्या मतलब है उनकी दृष्टि में, और मंच पर स्टाइलाइजेशन कैसे हो, और किस 7 बिंदु को की वजह से वो स्टाइलाइजेशन को पसंद करते हैं। फिर रिदम और म्यूजिक, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की कि वो अभिनेता के लिए किस तरह से जरूरत है, और रिदम के 3 हिस्से को जो हमने समझने की कोशिश की। फिर मास्क, मास्क का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है अभिनेता के अपने अभिनय शैली के लिए और प्रशिक्षण के लिए और दर्शकों के लिए। और फिर ग्रोटेस्क। तो इस पर हमने चर्चा की, उनकी अवधारणाओं को इस तरह से समझने की कोशिश की, और अगली कक्षा में उनकी अवधारणा, विश्व प्रसिद्ध अवधारणा बायोमैकेनिक्स को जानने की
समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।